welcome to Tacticanal. I am Archie Patel. I am a web developer and also founder of Tacticanal. So, लास्ट वीडियो में हमने CSS की कुछ प्रॉपर्टीज और वैल्यू के बारे में सीखा था. इस वीडियो में हम वही कंटिन्यू करते हैं. So let's get started. तो पहले तो हम आज सीखेंगे CSS 2D ट्रांसफॉर्म्स. तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं थ्रू CSS स्टाइल सीट लगा के, वो हम आज सीखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. हमने हमारा फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर रहा था लास्ट वीडियो में, तो वही फाइल में हम आज कंटिन्यू करेंगे. तो अभी मैं एक डिव बना लेती हूँ यहाँ पे. क्लास का नाम दे देती हूँ ट्रांसफॉर्म, और उस डिव में एक पैराग्राफ ले लेती हूँ और उसमें पैराग्राफ लिख लेती हूँ. फाइल को सेव करती हूँ और उसकी अब हम स्टाइल सीट लिखेंगे. तो स्टाइल फाइल में जाएंगे और वहाँ पे वो जो हमने ट्रांसफॉर्म क्लास लिया था उस ट्रांसफॉर्म क्लास को यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं उसकी विड्थ यहाँ पे 200 पिक्सल ले लेती हूँ और हाइट ले लेती हूँ 300 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर येलो ले लेती हूँ एंड उसकी पोजीशन रिलेटिव ले लेती हूँ. फाइल को सेव करती हूँ. अब इसी फाइल को हम ब्राउज़र में ओपन करेंगे. तो ये हमारा डिव यहाँ पे दिख रहा है कि हमने उसका बैकग्राउंड कलर येलो ले लिया था और उसकी हाइट और विड्थ हमने फिक्स कर दी थी. अब इसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज और वैल्यूज है. तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन में हम ट्रांसलेट करते हैं, रोटेट करते हैं, स्केल करते हैं, स्क्यू करते हैं, वो सब एक में करेंगे तो वो उसका हम मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे. तो पहले तो हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक डिव है, इस डिव को मुझे ट्रांसलेट करना है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 10 पिक्सल लिया है. अभी मैं यहाँ से चेंज करूँगी तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड से जितना मैं यहाँ पे पिक्सल्स बढ़ा रही हूँ उतना पिक्सल लेफ्ट साइड से वो पेडिंग छूट रहा है. तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. यहाँ पे मैं अगर अपना पिक्सल बढ़ाती हूँ तो वो टॉप से उतना पिक्सल यहाँ से पेडिंग छूट रहा है. तो इस तरह से हम 2D ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया और अपनी CSS फाइल में पेस्ट कर दिया. अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगी तो वो ओरिजिनल डिव था वो यहाँ से शुरू होता था, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो यहाँ से शुरू हुआ. इसी तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्म के बाद है रोटेट. अगर हमें वो डिव को रोटेट करना है तो यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगी मैं, और ट्रांसलेट मैंने यूज़ किया हो उसको रिमूव करूँगी. उसकी जगह पे मैं यहाँ पे रोटेट 45 डिग्री मैंने लिया कि कितनी डिग्री आप रोटेट करना चाहते हो. तो यहाँ से मैंने 45 डिग्री ले लिया तो ये डिव यहाँ से रोटेट हो गया 45 डिग्री पे रोटेट हो गया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डिग्री बढ़ाओगे तो उस तरह से ये रोटेट होगा. तो इस तरह से हम रोटेट का यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए. उसके बाद है स्केल. अब स्केल का मतलब है जूम करना. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाती हूँ. अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ही हटा देती हूँ तो ये मेरा ओरिजिनल डिव यहाँ पे आ गया.
लेकिन अगर मुझे इस ड्यू को जूम करना है तो मैं स्केल का यूज करूंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी ट्रांसफॉर्म स्केल। अभी मैंने 1.5 लिखा तो उतना 1.5 टाइम्स ये जूम हुआ। अगर मैं यहाँ से उसकी वैल्यू कम करूँगी तो ये -0.5 हुआ, तो वो ड्यू का ओरिजिनल वैल्यू 1 होता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होता है। लेकिन अगर हम उसका वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो जूम होगा, और घटाएंगे 1 से कम करेंगे तो वो माइनस साइज में चला जाएगा। तो इसी तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सेक्शन को जूम या जूम आउट जूम इन करना चाहते हो तो इसी तरह हम ट्रांसफॉर्म स्केल का यूज करेंगे। उसके बाद है स्क्यू। अभी मैं यहाँ पे उसका एग्जांपल बताती हूँ। अगर मैं यहाँ से स्क्यू लिखूंगी तो आप देखते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वो जितनी यहाँ पे मैंने डिग्री डाली है 10 डिग्री, तो यहाँ पे उतनी डिग्री रोटेट होगा। अप एंड टॉप एंड बॉटम में उतना रोटेट नहीं होगा, लेफ्ट एंड राइट साइड से वो रोटेट होगा। तो स्क्यू का मतलब है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इसी तरह से रोटेट करना चाहते हो। यहाँ पे मैं लेफ्ट 40 पिक्सल बताती हूँ, और इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट एंड राइट साइड रोटेट करना चाहते हो तो स्क्यू का यूज कर सकते हो आप। उसके बाद है स्क्यू एक्स वाई। अगर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्क्यू करना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्यू एक्स का यूज करेंगे। अगर आप वर्टिकली रोटेट करना चाहते हो तो टॉप और बॉटम का रोटेट करना चाहोगे तो स्क्यू वाई का यूज करना है, और लेफ्ट एंड राइट का रोटेट करना चाहोगे तो स्क्यू एक्स का यूज करना है। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्यू का यूज करके आप रोटेट कर सकते हो। उसके बाद आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या है कि आप पूरा का पूरा एक में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जो भी करना चाहते हो यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज करके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिखती हूँ तो जो ये फर्स्ट वैल्यू होती है वो स्केल एक्स की वैल्यू होती है। उसके बाद सेकंड वैल्यू होती है जो स्क्यू वाई की होती है। थर्ड वैल्यू होती है वो है स्क्यू एक्स की। फोर्थ वैल्यू होती है वो स्केल वाई की होती है। और लास्ट जो दो है उसमें सेकंड लास्ट वैल्यू होती है वो ट्रांसलेट की होती है, ट्रांसलेट एक्स, एंड लास्ट वैल्यू है ट्रांसलेट वाई। इस तरह से मैट्रिक्स का यूज करके आप पूरा का पूरा जो 2D ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो वो एक ही में आप यूज करके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्यू वाई की वैल्यू बढ़ाना चाहती हूँ तो यहाँ पे इस तरह से मैं बढ़ा के इस तरह से उसको रोटेट कर सकती हूँ। ये ट्रांसलेट हो गया। यहाँ से स्केल हो जाएगा अगर मैं स्केल की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाती हूँ। तो इसी तरह से आप मैट्रिक्स का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा 3D ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो था 2D ट्रांसफॉर्मेशन। अब 3D ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, हम रोटेट का एक्स वाई एंड जेड वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म में रोटेट एक्स 45 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे मैं डिग्री बढ़ा देती हूँ 150। अगर मैंने 150 डिग्री लिख लिया तो ये रोटेट
रोटेट होगा और यहाँ पे आप दिख रहे हो कि मेरा टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा रोटेट होके यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आ गया है। तो इस तरह से आप 3D ट्रांसफॉर्म कर सकते हो रोटेट एक्स। अगर मैं रोटेट वाई लिखती हूँ तो ये वर्टिकली होगा, ये आपने देखा यहाँ पे वर्टिकली हो रहा है। अगर मैं रोटेट जेड लिखती हूँ तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों रोटेट होके यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप 3D ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। उसके बाद है ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव करना चाहते हो, फिर यहाँ से कोई भी सेक्शन हो उस पर होवर इफेक्ट डालना चाहते हो और उसमें ट्रांजिशन का यूज़ करेंगे हम। क्योंकि हम किसी भी होवर इफेक्ट डालते हो या तो फिर एनिमेशन डालते हो, किसी भी चीज़ का मूवेबल चीज़ डालते हो तो उसके लिए ट्रांजिशन के हिसाब से हम उसकी सेकंड डाल सकते हो कि इतनी सेकंड में ट्रांजिशन होना चाहिए, इतना सेकंड डिले होना चाहिए। ये सब करने के लिए हम ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने एक डिव ले लिया था ट्रांसफॉर्म करके, उसके बाद मैं ट्रांजिशन के लिए दूसरा डिव ले लेती हूँ। उसका नाम लिख देती हूँ ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन को मैं यहाँ पे विड्थ दे लेती हूँ 300 पिक्सल, हाइट ले लेती हूँ 400 पिक्सल, बैकग्राउंड ले लेती हूँ ऑरेंज, और पोजीशन रिलेटिव ले लेती हूँ। तो ये हमारा डिव यहाँ पे आ गया। अब उसकी विड्थ में कम कर देती हूँ और हाइट भी कम कर देती हूँ। ओके, ये हमारा डिव यहाँ पे मैंने वो डिव ले लिया ट्रांजिशन का। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस डिव में ट्रांजिशन डालना है तो मैं क्या करूँगी, इसके होवर पे ये डिव यहाँ पे मैं होवर करूँगी तो उसकी विड्थ अभी 2 पिक्सल ली हुई है मैंने, तो उसकी विड्थ होवर पे मैं 400 पिक्सल लेना चाहती हूँ। यहाँ पे सेव करूँगी और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो आप देख रहे हो कि मैं होवर करती हूँ तो 400 पिक्सल हो जाती है, लेकिन उसमें मुझे ट्रांजिशन डालना है। तो वो मैं कैसे डालूँगी, तो यहाँ पे जो मैं होवर इफेक्ट है उसके पहले हमने जो ट्रांजिशन क्लास लिया है उसमें मैं यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखूंगी और उसकी वैल्यू लिखूंगी, उसकी विड्थ मुझे बढ़ानी है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखूंगी विड्थ और सेकंड, कितना सेकंड ये ट्रांजिशन चलना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 सेकंड लिख लिया है 2s और फाइल को सेव करती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ। तो मैं यहाँ पे होवर करूँगी तो आप देख रहे हो ट्रांजिशन दिख रहा है। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में ट्रांजिशन डाल सकते हो। ट्रांजिशन में प्रॉपर्टी से ट्रांजिशन डिले, कितना डिले करना चाहते हो आप। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी लिखती हूँ और यहाँ पे मैं 2 सेकंड डिले करना चाहती हूँ। मैंने फाइल सेव कर लिया। अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगी और मैं यहाँ पे होवर करूँगी। 2 सेकेंड के बाद ये इफेक्ट दिख रहा है। तो आप इस तरह से डिले का यूज़ करके कितना डिले करना चाहते हो अपना ट्रांजिशन वो यहाँ पे लगा सकते हो। डिले के बाद आता है ड्यूरेशन, कि कितने ड्यूरेशन तक आप ये ट्रांजिशन रखना चाहते हो। वो तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है कि 2 सेकंड का ड्यूरेशन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वो ना लिखूँ और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ ट्रांजिशन ड्यूरेशन
अगर मैं 2 सेकंड की जगह यहाँ पे 4 सेकंड लिख देती हूँ और फाइल को सेव करती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी, 2 सेकंड के बाद ये ट्रांजिशन शुरू हुआ और 4 सेकंड तक ये ट्रांजिशन चला। तो इस तरह से आप अपना कोई भी सेक्शन का होवर इफेक्ट डालना चाहते हो तो इस तरह से ट्रांजिशन डाल के आप वो इफेक्ट डाल सकते हो, ताकि यूज़र को आपकी वेबसाइट कैची लगे और वो आपकी वेबसाइट को और अच्छे से समझ सके। उसके बाद आता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में हम यूज़ करते हैं, अभी मैंने यहाँ पे विड्थ लिखा था, तो अगर मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखती हूँ विड्थ और फाइल को सेव करती हूँ, टू सेकंड के बाद उसकी विड्थ यहाँ पे बढ़ी, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ले लेता है। लेकिन अगर आप उसकी प्रॉपर्टी देना चाहते हो तो विड्थ या हाइट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे विड्थ 400 पिक्सल बढ़ा दी, लेकिन अगर मुझे हाइट बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे हाइट लिख दूंगी और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में विड्थ की जगह पे मैं हाइट लिख दूंगी और फाइल को सेव करूंगी। मैं यहाँ पे ट्रांजिशन डिले 2 सेकंड मैंने लिखा है, वो अभी हटा देती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि उसकी हाइट यहाँ पे बढ़ रही है और यहाँ पे होवर ख़त्म हो गया तो कम हो गई। अभी फिर से होवर करूँगी तो ऑटोमेटिक उसकी हाइट बढ़ रही है। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ को होवर इफेक्ट डालने के लिए, या तो फिर किसी भी एनिमेशन डालते हो उसमें भी आप ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है CSS एनिमेशंस। अब एनिमेशंस हम किसी भी प्रकार का एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हम उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से लिखते हैं वो जान लेते हैं। पहले तो @keyframes लिखते हैं, फिर उसके बाद एनिमेशन का नेम लिखते हैं और उसके बाद हम जो भी एनिमेट करना चाहते हैं वो लिखते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। किसी भी प्रकार का एनिमेशन डालना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखते हैं। तभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम एनिमेट करते हैं। यहाँ पे एक मैं डिव ले लेती हूँ, उसका क्लास ले लेती हूँ एनिमेट, फाइल को सेव करूँगी और यहाँ पे वो एनिमेट क्लास को विड्थ ले लूँगी 100 पिक्सल एंड हाइट ले लूँगी 100 पिक्सल और उसका बैकग्राउंड ले लूँगी ब्लू कलर। तो यहाँ पे मैंने एक डिव ले लिया और उसकी मैं पोजीशन ले लेती हूँ रिलेटिव। ओके, अब मैं इस फाइल को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो ये मेरा डिव यहाँ पे आ गया। अब इस डिव को मुझे एनिमेट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इसका ब्लू कलर है तो उसका कलर मुझे रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू होता है, उस तरह से मुझे एनिमेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये एनिमेट क्लास लिया, उसको एनिमेशन नेम दूंगी, एनिमेशन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने डिव ले लिया एनिमेट करके। अब मैं यहाँ पे एनिमेट का नाम लिखूंगी, एनिमेशन नेम। फॉर एग्जांपल मैं उसका नाम एग्जांपल ही रख देती हूँ, एग्जांपल। अब यहाँ पे वो एनिमेशन में यहाँ पे डिफाइन करूँगी, तो मैं यहाँ पे @keyframes लिख दूंगी और उसके बाद एनिमेशन का नेम में मैंने जो लिखा है वो यहाँ पे आएगा। मैंने एग्जांपल लिखा है तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूंगी और
उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फ्रॉम लिखती हूँ और टू लिखती हूँ कि बैकग्राउंड कलर फ्रॉम में ब्लू है, स्टार्टिंग में जो कलर है वो ब्लू है, और उसके बाद मुझे उसका ब्लू की जगह पे मुझे उसका कलर रेड करना है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रेड लिख देती हूँ। अब इसका एनिमेशन नेम लिख दिया, अब उसका मैं ड्यूरेशन लिख दूंगी कि कितने सेकंड तक ये एनिमेशन रहना चाहिए। तो मैं एनिमेशन ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल 3 सेकंड लिख देती हूँ। फाइल को सेव करती हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो आपको दिख रहा है ब्लू में से रेड हो गया है। फिर से रिफ्रेश करूँगी, यहाँ पे दिख रहा है ब्लू में से उसका एनिमेशन हो रहा है ब्लू में से रेड। इस तरह से आप एनिमेशन कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिले करती हूँ, मुझे डिले अपना एनिमेशन करना है। तो एनिमेशन डिले की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एनिमेशन डिले 2 सेकंड मुझे डिले करना है अपना एनिमेशन। तो यहाँ पे फाइल सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो 2 सेकंड के बाद उसका एनिमेशन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आपको दिख रहा है अब रेड हो गया, अब फिर से ब्लू हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ के एनिमेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रॉम टू नहीं लिखना चाहते, अब फॉर एग्जांपल 4 या 5 एनिमेशन रखना चाहते हो तो यहाँ से आप वो प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 0% लिख देती हूँ, फिर 25%, फिर 50%, 75% एंड 100%। अब मैं 0% में उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है तो उसकी जगह पे मैं उसका 0% में ब्लू डिफ़ॉल्ट है, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लू डिफ़ॉल्ट ले लेती हूँ। बट अगर 25% के बाद उसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे चेंज करूँगी, रेड कर दूँगी। उसके बाद 50% में उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ऑरेंज कर देती हूँ। उसके बाद 75% में बैकग्राउंड कलर रेड कर देने, रेड ले लिया तो यहाँ पे स्काई ब्लू कर देती हूँ और 100% में ब्लैक कर देती हूँ। अब इस फाइल को सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। देखो इस तरह से वो एनिमेशन उसका हो रहा है। अब उसका ड्यूरेशन मैंने जो 3 सेकंड लिया था उसका ड्यूरेशन यहाँ पे 5 सेकंड ले लेती हूँ और एनिमेशन डिले हटा देती हूँ। अब फाइल को रिफ्रेश करूँगी, ड्यूरेशन बढ़ गया। अच्छी तरह से ये एनिमेशन किस तरह से होता है वो आपको दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे एनिमेशन लिखना है, रखना है, लेकिन ये जो ड्यू है 0% में यहाँ पर है, लेकिन 25% में यहाँ पे चाहिए, फिर उसके बाद 50% पे यहाँ पे चाहिए। इसी तरह से अगर आप करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे 0% में टॉप 0 लेफ्ट 0 दे देती हूँ। बट यहाँ पे 25% में टॉप 0 ले लेती हूँ और लेफ्ट 200 पिक्सल ले लेती हूँ। 50% में टॉप 200 पिक्सल 100 पिक्सल ले लेती हूँ और लेफ्ट 200 पिक्सल। 75% में टॉप 100 पिक्सल
एंड लेफ्ट 0 पिक्सल आणि 100% में टॉप 0 लेफ्ट 0। अभी मैं फाइल को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो ये एनिमेशन आपको दिख रहा है कि किस तरह से मैंने जो टॉप लेफ्ट का पिक्सल में जो साइज दिया था उस तरह से वो उसका साइज छोड़ के एनिमेट कर रहा है ये पूरा डिव। तो इस तरह से आप किसी भी सेक्शन को या फिर डिव को एनिमेशन यहाँ से डाल सकते हो। तो अब एनिमेशन में कुछ प्रॉपर्टीज है। एनिमेशन नेम हमने दे दिया, ड्यूरेशन हमने देख लिया, डिले देख लिया, इटरेशन काउंट। अभी क्या है कि डिफ़ॉल्ट एक ही बार एनिमेट हो रहा है, ये हम जब रिफ्रेश करते हैं तो एक ही बार ये एनिमेट हो रहा है। लेकिन ये हमें कोई इटरेशन देना है इसको कि 2 बार एनिमेट हो, 3 बार एनिमेट हो, कितनी भी बार आप करना चाहो। तो यहाँ पे आप इटरेशन काउंट ये वाली प्रॉपर्टी ले लेना। अब मैं यहाँ पे 3 बार लिख देती हूँ, फाइल को सेव करती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो ये जो एनिमेशन पूरा चल रहा है वो 3 बार चलेगा। अभी आप ये दूसरी बार चल रहा है, अब ये तीसरी बार होके फिर वो एनिमेट होना बंद हो जाएगा। हो गया। तो इसी तरह से अगर आप इनफाइनाइट टाइप करना चाहते हो एनिमेशन तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिख सकते हो और फाइल को सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हो। तो ये एनिमेशन जितनी भी बार आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे रुकोगे तो उतनी भी बार वो एनिमेट करता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट एनिमेट भी कर सकते हो और इटरेशन काउंट लगा के कितनी बार एनिमेट करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद आता है इमेज रिफ्लेक्शन। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी इमेज ले लेती हूँ, एक डिव ले लिया, उसका मैंने क्लास ले लिया इमेज रिफ्लेक्शन, उसमें मैं एक इमेज ले लेती हूँ। मेरे इमेजेस फोल्डर में एक इमेज ट्री ये वाली इमेज है, ये इमेज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। ओके, सोर्स में मैंने इमेज का फोल्डर नहीं लिखा हुआ था, सेव करूँगी और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। स्पेलिंग गलत लिख लिया, IMAGES इमेजेस का फोल्डर, ये इमेज हमारी यहाँ पे आ गई। ओके, अब पहले मैं ऊपर का एनिमेट हटा देती हूँ। अभी मैं उसको कमेंट कर देती हूँ क्योंकि अभी मुझे वो नहीं चाहिए। फाइल को रिफ्रेश करूँगी। अब ये डिव में हमने जो इमेज ली है उसका हम रिफ्लेक्शन करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वेबकिट बॉक्स इफेक्ट, ये हमने जो इमेज रिफ्लेक्शन का क्लास लिया था उस स्टाइल में जाके उस क्लास में जो इमेज है उसका रिफ्लेक्शन हम लेना चाहे अगर मैं राइट में लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे राइट लिखूंगी, फाइल को सेव करूँगी और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो इसका ये जो इमेज है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे राइट साइड पे आपको दिख रहा है। अगर मैं बॉटम में लेना चाहती हूँ तो यहाँ पे बॉटम लिख दूंगी और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। बॉटम की जगह बिलो आएगा। सेव करती हूँ फाइल को और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो बिलो में उसका यहाँ पे बॉटम में उसका रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है। इस तरह से आप लेफ्ट में भी उसका रिफ्लेक्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पे लेफ्ट में भी आप उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हो।
बाद आता है ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट का यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर फिट आना चाहिए इसीलिए करते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी इमेज लेते हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ आपको। ये मैंने यहाँ पे इमेज ले ली, अब इसका मैं क्लास चेंज कर देती हूँ, ऑब्जेक्ट फिट। और इस क्लास को यहाँ पे उसकी विड्थ ले लेती हूँ 100 पिक्सल और हाइट ले लेती हूँ 100 पिक्सल। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगी, ऑब्जेक्ट फिट इमेज, तो उसकी विड्थ एंड हाइट 100 पिक्सल ले ली। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी और यहाँ पे कवर लिख दूँगी। तो जितने भी हाइट एंड विड्थ ली हुई है उसमें जितना कवर हो सकता है उतना कवर करेगा इमेज को, मेन पार्ट को। तो इस तरह से आप कवर लिख सकते हो। और उसके अलावा अगर आप कंटेंट लिखना चाहो, यहाँ से कंटेंट लिख के सेव करोगे तो उसमें पूरा जितना 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल मैंने ऑब्जेक्ट लिया था उसमें ये पूरा इमेज कंटेंट करके दे दिया। अगर कवर का यूज़ है कि 100 बाय 100 पिक्सल में उतनी जितनी ऑब्जेक्ट होता है उसमें जितना जूम हो सके उतना वो कर सकता है और कवर करके आपका ऑब्जेक्ट फिट करेगा। लेकिन कंटेंट में आपकी पूरी इमेज दिखेगी, लेकिन उतने ही 100 बाय 100 पिक्सल हमने जो लिया हुआ है उतने ही ऑब्जेक्ट में आपकी पूरी इमेज दिखेगी। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट फिट का यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट फिट में ऑब्जेक्ट पोजीशन भी होता है। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन लेफ्ट लेती हूँ और ये जो कंटेंट है उसकी जगह में कवर ले लेती हूँ, तो ये जो लेफ्ट साइड का जितना कंटेंट आएगा उतना ये पोजीशन, लेफ्ट साइड का पोजीशन लेके आपका जो 100 बाय 100 पिक्सल मैंने लिया हुआ है ऑब्जेक्ट उसमें कवर हो जाएगा। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट पोजीशन का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है CSS मास्किंग। वो मास्किंग का यूज़ किस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मैंने एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे इस इमेज में मास्किंग करना है, तो मैंने यहाँ पे जो डिव ले लिया है मास्क, उसका मैंने डिव का मैंने क्लास ले लिया है मास्क 1। ओके, तो यहाँ पे मैं मास्क 1 क्लास ले लूँगी और उसको मैंने जो इमेज ली हुई है यहाँ पे विड्थ और हाइट मैंने यहाँ पे ही डिफाइन कर लिया, लेकिन उसको ऊपर मुझे मास्किंग करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी मास्क इमेज। और यहाँ पे जो भी इमेज आप लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्टिकाना का लोगो ले लेती हूँ, उसकी मैंने यहाँ पे ऑनलाइन लिंक URL है, मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और वेबकिट मास्क इमेज फिर से उसकी URL मैं यहाँ पे लिखूंगी और जो मास्किंग करते हैं वो रिपीट ना हो इसीलिए मास्क रिपीट का ऑप्शन है यहाँ पे, मास्क रिपीट। नो रिपीट कर दूंगी। उसी तरह से वेबकिट मास्क रिपीट, नो रिपीट। फाइल को यहाँ पे सेव करूँगी और
यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जो ओरिजिनल इमेज थी उसके ऊपर ये मैंने जो लोगो लिया उसके ऊपर वो मास्किंग हो गया। और इस तरह से आप किसी भी इमेज को किसी भी तरह से मास्किंग कर सकते हो। उसके बाद है CSS मल्टी कॉलम। तो हम किसी भी डिव का कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डिव ले लेती हूँ, उसका क्लास ले लेती हूँ मल्टी कॉलम, और उस डिव में मैं कुछ भी लिख लेती हूँ यहाँ पे और फाइल को सेव करती हूँ। और यहाँ पे ये जो क्लास है उसमें हम मल्टी कॉलम लिखेंगे। तो कॉलम काउंट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट वाली वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे कॉलम काउंट। तो कितने कॉलम में आप जो डिवाइड करना चाहते हो ये डिवीजन को। तो फॉर एग्जांपल मैं 3 कॉलम में डिवाइड करना चाहती हूँ तो यहाँ पे सेव करूँगी और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो मेरा पूरा डिव सेक्शन है वो 3 कॉलम में यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 की जगह पे 4 लिख देती हूँ, फाइल को सेव करती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो 4 कॉलम में डिवाइड होगा। लेकिन इतना ज़्यादा पैराग्राफ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना कंटेंट थोड़ा बढ़ा लूँगी और फिर फाइल को सेव करूँगी। तो आप देख रहे हो कि 4 पैराग्राफ यहाँ पे 4 कॉलम डिवाइड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप किसी भी डिव को कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो तो ये CSS को यूज़ करके आप कर सकते हो कि कॉलम काउंट इज इक्वल टू आप 4 उसकी वैल्यू किसी भी प्रकार की कोई भी वो वैल्यू लिख के जितने भी कॉलम में आप डिवाइड करना चाहते हो वो वैल्यू लिख के यहाँ पे आप कॉलम डिवाइड कर सकते हो। तो कॉलम डिवाइड करने के बाद आता है कॉलम गैप कि आप जो कॉलम डिवाइड करते हो उसमें कितनी गैप रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कॉलम गैप ले लेती हूँ 10 पिक्सल और फाइल यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो जो आपको कॉलम दिख रही है सारे कॉलम के बीच में 10 पिक्सल का गैप ये छोड़ेगा, उसके बाद नया कॉलम शुरू होगा। तो यहाँ से इस तरह से आप कॉलम गैप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद है कॉलम रूल स्टाइल। कॉलम रूल स्टाइल फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो आपने कॉलम ली हुई है उसके बाद आप बॉर्डर रखना चाहते हो तो वो बॉर्डर किस स्टाइल का होना चाहिए, सॉलिड, डैश, डॉटेड या जो भी बॉर्डर स्टाइल आप रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे सॉलिड लिखती हूँ तो यहाँ पे सॉलिड करके सेव करूँगी और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो आपको दिख रहा है कि कॉलम जब ख़त्म होता है तो उसके बाद डिवाइडर शुरू होता है और वो सॉलिड यहाँ पे शुरू होता है। तो इस तरह से रूल स्टाइल हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है कॉलम रूल विड्थ। हम बॉर्डर किसी भी चीज़ की बॉर्डर लिखते हैं तो उसकी विड्थ हम डिफाइन करते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे जो कॉलम स्टाइल सॉलिड ली है अब उसकी विड्थ डिफाइन करने के लिए हम कॉलम विड्थ का यूज़ करेंगे कि कॉलम रूल विड्थ हम लेंगे 1 पिक्सल और फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि उसकी विड्थ 1 पिक्सल हो चुकी है। इस सारे कॉलम की जो बॉर्डर है उसकी विड्थ यहाँ पे 1 पिक्सल हो चुकी है। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से मैं बढ़ा के जितनी भी रखनी है मैं यहाँ से रख सकती हूँ। तो इस तरह से आप कॉलम रूल विड्थ यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद है कलर। अगर आप जो कॉलम रूल की कलर चेंज करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे कॉलम रूल कलर लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ऑरेंज कलर रखना है तो यहाँ पे ऑरेंज ले लिया और फाइल को सेव कर दूंगी और उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगी। तो आपको दिख रहा है कि जो बॉर्डर है ऑरेंज कलर की दिख रही है।
अब यहाँ पे विड्थ बढ़ा के आपको बता देती हूँ। जो आपकी ये बॉर्डर है ऑरेंज कलर की यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से आप कॉलम रूल डिफाइन कर सकते हो। जैसे हम बॉर्डर डिफाइन करते हैं एक ही लाइन में, तो उस तरह से हम ये कॉलम रूल 3 अलग अलग प्रॉपर्टी हो गई, उसको हम यहाँ से अगर एक ही लाइन में डिफाइन करना चाहे तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देती हूँ और यहाँ पे कॉलम रूल लिख देती हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और उसका कलर मैं फॉर एग्जांपल ग्रे रखना चाहती हूँ और कोई भी यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ। कलर पिकर से फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन कलर ले लिया और यहाँ पे विड्थ मैंने 1 पिक्सल है, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे 3 पिक्सल या 4 पिक्सल ले लेती हूँ। तो इस तरह से आप कॉलम पूरा का कॉलम रूल एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हो, बल्कि ये 3 को अलग अलग लाइन में डिफाइन करने की वजह से। ये मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो इस तरह से आप कॉलम रूल डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद है कॉलम विड्थ स्पैन। अगर आपने ये कॉलम विड्थ आपको डिफाइन करनी है तो यहाँ पे कॉलम विड्थ ले लूँगी मैं 100 पिक्सल और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। यहाँ पे मैंने कॉलम विड्थ 100 पिक्सल ले ली है। अब यहाँ पे कॉलम विड्थ मैंने 100 पिक्सल ले लिए, बट यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करती हूँ तो वो 100 पिक्सल नहीं ले रहा है, क्योंकि हमने कॉलम काउंट यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है पहले से। तो ये चीज़ें हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे फिर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 100 पिक्सल का कॉलम बन के यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के कॉलम 100 पिक्सल के सारे बन चुके हैं। तो इस तरह से आप कॉलम डिवाइड करना चाहते हो बाय विड्थ तो कॉलम विड्थ का यूज़ करिए, और ऑटोमेटिक उसका कॉलम डिवाइड करना चाहते हो तो आप कॉलम काउंट का यूज़ कीजिए। तो इस तरह से आप कॉलम डिवाइड का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है CSS वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का यूज़ हम किसी भी CSS में वेरिएबल डिफाइन करके उसी वेरिएबल को बार बार यूज़ करने के लिए हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये मेरा पूरा पेज है, ओके, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करना चाहती हूँ कि तो मैं कैसे करूँगी, तो यहाँ पे कॉलन करके रूट लिख दूँगी और यहाँ पे डबल डैश। फॉर एग्जांपल मुझे ब्लू कलर, जहाँ भी ब्लू कलर चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दूँगी ब्लू और कलर यहाँ पे ब्लू लिख दूँगी। अब इस वेरिएबल को मैं यूज़ करूँगी फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं ब्लू कलर लेना चाहती हूँ। यहाँ पे जो ब्लू कलर है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लूँगी और जो मैंने वेरिएबल ब्लू नाम का सेव करा हुआ है वो यहाँ पे ले लूँगी। उसके बाद जहाँ पे और ब्लू कलर आता है, इसमें भी बैकग्राउंड कलर ब्लू है, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लूँगी। यहाँ पे फिर से ब्लू है तो वहाँ पे वेरिएबल ले लूँगी। तो जहाँ पे जितनी भी जगह पे ब्लू कलर है वहाँ पे मैंने उस वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगी तो जहाँ पे भी ब्लू कलर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ब्लू कलर लिया था तो उस वेरिएबल की
वजह से यहाँ पे ब्लू कलर आ गया। यहाँ पे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हो कि वो ब्लू कलर में मैंने कलर डिफाइन किया था, यहाँ पे ब्लू, तो वो ब्लू कलर यहाँ पे आपको उस वेरिएबल की जो डिफाइन वैल्यू है यहाँ पे ले लेगा। इस तरह से आप CSS में वेरिएबल्स डिफाइन करके एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करने के लिए अगर आप याद नहीं रहती तो वो चीज़ आप वेरिएबल यूज़ करके कर सकते हो। उसके बाद है CSS मीडिया क्वेरीज। ये मीडिया क्वेरीज का यूज़ हम वेबसाइट के लिए करते ही करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में सारी वेबसाइट जो बनती है वो सारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनती है, मोबाइल फ्रेंडली बनती है, तो उसके लिए हम मीडिया क्वेरीज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने जो वेबसाइट अभी बनाई हुई है, अभी मैं इसकी स्क्रीन में कम कर दूँगी तो इस तरह से दिख रही है। बट अगर मुझे ये जो वेबसाइट है उसमें फॉर एग्जांपल ये पूरा जो दिख रहा है उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। ये जो मैंने यहाँ पे विड्थ है 374, तो यहाँ से मैं विड्थ लूँगी। मीडिया क्वेरीज का जो सिंटैक्स है वो पहले तो @media स्क्रीन एंड यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ लेती हूँ 670 पिक्सल, और इसमें मैं चाहती हूँ कि ये जो टेबल है हमारा वो मीडिया स्क्रीन में फॉर एग्जांपल जितनी भी 670 पिक्सल तक स्क्रीन है उसमें ये जो टेबल है वो ना दिखे। तो मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा टेबल है वो यहाँ पे सिलेक्टर ले लूँगी और डिस्प्ले नन कर दूँगी और फाइल को रिफ्रेश करूँगी। तो हमारी यहाँ पे जो लिख रहे हैं हम टेबल में जो भी हमने मीडिया स्क्रीन में CSS लिखी है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे HTML फॉर्म में जो मीडिया स्क्रीन रिस्पॉन्सिव करने के लिए जो मेटा टैग आती है वो हमने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं की हुई है, तो वो मेटा टैग हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए ये जो मेटा टैग है व्यू पोर्ट की वो यहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ये जो मेटा टैग है ये लिखेंगे तो ही हमारी मीडिया स्क्रीन वर्क करेगी। अगर आप मीडिया स्क्रीन लिखते हो लेकिन ये मेटा टैग लिखना भूल जाते हो तो वो किसी काम का नहीं है, वो मीडिया स्क्रीन वर्क ही नहीं करेगी। इसलिए मीडिया स्क्रीन आप जो भी लिखना चाहते हो उसके पहले आप ये मेटा टैग डालना जरूरी है आपकी वेबसाइट में। तो मैंने ये मेटा टैग यहाँ पे डाल दिए और ये इस फाइल को मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दूंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा जो टेबल लिखा हुआ था वो यहाँ पे चला गया है, डिस्प्ले नन कर दिया मैंने। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने जो मीडिया क्वेरी लिखी थी मैक्स विड्थ 670 पिक्सल, तो 670 पिक्सल तक जितने भी स्क्रीन होगी उसमें जो ये टेबल होगा वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे मीडिया स्क्रीन लिख सकती हूँ। अगर मैं अपनी स्क्रीन ऑटोमेटिक उतनी जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो साइज़ में मैंने ला दिया तो फिर से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसका टेबल यहाँ पे दिख रहा है और वो मीडिया क्वेरी की CSS भी यहाँ से रिमूव हो गई। लेकिन यहाँ से मैं उसका जो विड्थ है कम कर देती हूँ तो आपको दिख रहा है कि वो टेबल यहाँ से चला गया और टेबल की स्टाइल यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि डिस्प्ले नन हो गया। तो इसी तरह से आप मीडिया क्वेरी अपनी CSS रिस्पॉन्सिव करने के लिए, अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करने के लिए मीडिया क्वेरी की CSS यूज़ करते हैं।
उसके बाद है फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स का यूज हमने अभी पहले ही देखा कॉलम डिवाइड करने के लिए, कॉलम का काउंट कॉलम का यूज करते हैं, उसी तरह से हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हैं कॉलम का डिवाइड करने के लिए, CSS फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा एक डिव ले लेते हैं और उसका क्लास का नेम ले लेती हूँ मैं फ्लेक्स बॉक्स, और इसमें मैं तीन डिव ले लेती हूँ अलग अलग। अभी ये तीनों डिव में मैं इमेज ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी इमेज ले लेती हूँ, ये ट्री वाली या तो फिर ये वाली ले लेती हूँ। ये इमेज यहाँ पे मैंने रख दी। अब इसी सारी इमेज को हम स्टाइल दे देते हैं मैक्स विथ 100%। उसकी मैक्सिमम विथ 100% होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ से डिफाइन कर दी है। अब आप यहाँ से डिफाइन ना करें और उसकी जगह पे एक्सटर्नल CSS में लिख लेते हैं ये फ्लेक्स बॉक्स, और उसमें जो इमेज है उसकी मैक्स विथ 100% ले लेते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ओके ये सारी इमेजेस फोल्डर में है। तो ये तीन इमेज अलग अलग यहाँ पे आ गई, बट आपको ये तीन इमेज एक ही रो में चाहिए, तीन अलग अलग कॉलम में चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे? फ्लेक्स बॉक्स के यूज से। तो यहाँ पे ये जो फ्लेक्स बॉक्स क्लास है उसमें जो डिव्स है उसमें हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो हम रो वाइज हॉरिजॉन्टली हम तीनों एक ही रो में देखना चाहते हैं, इसीलिए हम रो लिखेंगे। अगर आप वर्टिकल एक ही रो में वो तो बाय डिफॉल्ट आता ही है, इसीलिए मैं यहाँ पे रो वाइज लेना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो लिख लिया। तो यहाँ पे रो कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने जो भी CSS डाली है डिस्प्ले फ्लेक्स, वो फ्लेक्स बॉक्स के डिव में डाली है। डिव में नहीं डालनी, पूरे फ्लेक्स बॉक्स में डालनी है। ये जो पूरा डिव है उसमें डालनी है ताकि ये सारे डिव एक ही रो में दिख सके। तो यहाँ पे मैं जो ये डिव है वो यहाँ से निकाल दिया और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तीनों इमेज एक ही रो में आ गई। तो इसी तरह से आप फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करके, CSS फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके आप पूरा का पूरा जो भी डिवीज़न आप डिवाइड करना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सब सारी CSS की वैल्यूज एंड प्रॉपर्टीज है जो हमने बेसिक्स जो हम यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट में डिज़ाइन करने के लिए, वो मैंने ये 3 वीडियो में आपको सिखा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट पे जंप करेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी हमारी वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए और किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट अपनी वेबसाइट में अप्लाई करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो टेक केयर एंड बाय।